नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ पारुल और चलिए बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, आज मतगणना का दिन है और हर एक बयान अहम हो जाता है और इस वक्त जो बयान सीहोर से आ रहा है वो है आलोक शर्मा का। देश में हमारी सरकार बनेगी, उनका कहना है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, जनता अपना आशीर्वाद देकर संसद में पहुंचाएगी। हम प्रदेश में 29 सीटें जीतेंगे। आलोक शर्मा आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं 29 की 29 सीटें जीतने के लिए मध्य प्रदेश में और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे, ये कहना है आलोक शर्मा का। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, आज पूरे देश में प्रातः 8 बजे से मतगणना चालू हुई है और पूरे देश में अभी मतगणना का क्रम शाम को 5 बजे तक चलने वाला है। कई जगह 6 बजे तक भी चलेगा, कई जगह शाम तक भी चलेगा। और मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूं कि इस बार देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत से सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश की 29 सीटों का कहीं ना कहीं बात। देखिए, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। पिछली बार गलती से हम छिंदवाड़ा की सीट हार गए थे। इस बार प्रातः 8 बजे से मतगणना प्रारंभ हुई है। 29 की 29 लोकसभा सीट पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे हैं और पूरे मध्य प्रदेश में मोदी मैजिक चल रहा है। पूरा मध्य प्रदेश मोदी में हो गया है। पूरा मध्य प्रदेश में भगवा लहर चल रही है। 29 की 29 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी विजय श्री का वर्ण करेगी। 29 की 29 सीटों के ऊपर कमल का। आलोक शर्मा 29 की 29 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। वहीं शिवराज सिंह चौहान बड़ी लीड के साथ जीतते हुए बढ़त बनाए हुए हैं, जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, बड़ी बढ़त बनाए हुए हैं। देखिए, 4,16,000 से ज्यादा की लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। विदिशा से कैंडिडेट हैं और शिवराज सिंह चौहान को करीब, आपको बता दें, 5,59,465 मत मिले हैं। 4 लाख से ज्यादा की लीड बनाए हुए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप भानु शर्मा को 1,42,608 मत अब तक मिले हैं। सीधे क्लीन ये सीट भी बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। छिंदवाड़ा हार चुके हैं और कांग्रेस हार चुकी है छिंदवाड़ा, बीजेपी जीत चुकी है छिंदवाड़ा को और अभी विदिशा में भी बड़ी लीड दिखाई दे रही है। उधर आप इंदौर देख लीजिए तो इंदौर में भी बड़ी जीत दिखाई दे रही है। वहीं आलोक शर्मा भी आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। और इधर छत्तीसगढ़ से आपको खबर बता दें, जहां रायपुर से खबर है, पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान सामने आया है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, कहना है दीपक बैज का। देश में इंडिया गठबंधन आगे है। देखिए, लेकिन आप दीपक बैज के बयान को आप टटोलिए तो आप टेली पर ही नजर डालेंगे तो 289 के करीब एनडीए चल रही है और इंडिया गठबंधन 236 के साथ चल रहा है आगे। क्या कुछ कहा है दीपक बैज ने, वो आपको सुनवाते हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और अभी तक के रुझानों में नेट टू नेट कोटे की टक्कर चल रही है। लेकिन अगर ऑल ओवर आप पूरा देश में देखें तो भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से देश में चुनाव हार रही है। आप देखें सभी राज्यों में, चाहे यूपी की बात करें जहां भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के भरोसे चुनाव लड़ रही थी, वहां बुरी तरह से इंडिया गठबंधन से पीछे है। या फिर अन्य राज्यों की बात करें तो सभी राज्यों में लगभग भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से चुनाव हार रही है। सिर्फ अगर जिंदा है अभी रुझानों में तो सिर्फ उनके गठबंधन दलों के वजह से भारतीय जनता पार्टी जिंदा है। और समय आने दीजिए कि इंडिया गठबंधन की देश में सरकार बनने जा रही है। और हमने कल भी कहा था कि एग्जिट पोल पूरी तरह से मोदी पोल है और वो सही साबित होते दिख कि देश में। इधर शहडोल में हिमाद्री सिंह पहुंची हैं मतगणना स्थल पर। उन्होंने क्या कुछ कहा है आदि टीवी से बातचीत में, वो आपको सुनवा देते हैं। शहडोल में हिमाद्री सिंह ने क्या कुछ कहा है अपनी बातचीत में, वो आपको सुनवाते हैं। देखिए, लगातार बीजेपी के नेता आश्वस्त दिखाई दे रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे शहडोल संसदीय क्षेत्र की जो जनता जनार्दन ने पुनः भारतीय जनता पार्टी पर वो जो विश्वास जताया है, उसके लिए मैं अपने सभी क्षेत्र के भाइयों
मतदाता भाइयों और बहनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और साथ ही हमारे पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व का भी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस चुनाव में मेरे साथ कदम से कदम मिला करके कार्य किया। रुझान और देखिए अलग अलग जगहों से अब नंबर्स आना शुरू हो गए हैं, नतीजे आना शुरू हो गए हैं, रुझान तो लगातार सुबह से हम आपको दिखाई रहे हैं। और इसी बीच चर्चा करना जरूरी हो जाता है क्योंकि जो एग्जिट पोल ने कहा एग्जैक्टली वो एग्जैक्ट पोल्स नहीं हो रहे हैं, यानी एग्जैक्ट फिगर्स नंबर्स नहीं हो रहे हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश से मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दूं। शिवम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए, शिवम जी स्वागत। रवि दांगे जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए, आपका भी स्वागत करती हूँ। अंबिका शर्मा जी प्रवक्ता है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत आपका भी। और रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़े हुए, सर आपका भी स्वागत। रमेश सर, अब तक का जो सिनेरियो आप देख रहे हैं, टेली पर देख रहे हैं, साथ ही 289 के करीब एनडीए रुझानों में दिखाई दे रहा है और वहीं 236 हम देख रहे हैं इंडिया दिखाई दे रहा है। यहीं हम मध्य प्रदेश आ जाए तो 3 सीटें लगभग साफ दिखाई दे रही हैं। कमलनाथ का गढ़ बीजेपी के पास चला गया है। यहाँ हम देखें तो शिवराज जी 4 लाख की लीड बनाए हुए हैं और इंदौर से भी अच्छी खबर है बीजेपी के लिए। देखिए मोटे तौर पर ये जो रुझान दिख रहा है लगभग ये आकार के आसपास जाएगा। जैसे 289 अभी दिख रहा है एनडीए गठबंधन, हो सकता है 1-2 सीट इसमें बढ़े, 1-2 सीट इसमें कम हो। बाकी अपन इसको एक टेंटेटिव 290 मान सकते हैं, 290 से 1-2 सीट कम या 290 से 100, ये लगभग ऐसा इसको दिख रहा है। और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में जो लगभग जो अपन ने चर्चा भी की थी कि लगभग 24-25 सीटों पर चुनाव लगभग एक तरफा जैसा था, 5-6 सीटों पर संघर्ष था। 2 सीटें भाजपा के अपने कारणों से और 3 सीट पर कांग्रेस ने अच्छा ताकत लगाई थी। अब वो कुल मिलाकर के वो 29 की 29 पर भाजपा को बढ़त दिख रही है। बाकी कुल मिलाकर अगर देश का सिनेरियो देखें तो एक आश्चर्यजनक तरीके से भाजपा को उत्तर प्रदेश में इतने जो नुकसान उनको हुआ है, लगभग 30 सीट का नुकसान एनडीए को दिख रहा है। इतना नुकसान उम्मीद नहीं की जा सकती थी। मोदी के नेतृत्व में जीतेंगे ये कल्पना तो थी, लेकिन फिर भी इतनी कम सीट आएगी ये अनुमान, मेरा भी इतना अनुमान इतनी कम सीट का नहीं था। तो कुल मिलाकर के, लेकिन इसमें कोई शक नहीं, कांग्रेस और जो एनडीए गठबंधन है, इंडिया उनका गठबंधन, उन्होंने फाइट बिल्कुल बहुत तगड़ी इसमें फाइट की है, ये इस परिणाम से दिख रहा है। और मैं समझता हूं कि इससे कहीं ना कहीं विपक्ष का मनोबल बढ़ेगा और इसमें दोनों लोगों को एक आत्मचिंतन की आवश्यकता भी है। जैसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस को विचार करना चाहिए कि किस कारण से वो पीछे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उनका गठबंधन बहुत ईमानदारी से चला, सपा का और कांग्रेस का गठबंधन बहुत ईमानदारी से चला। बहुत संभव है कि अगर विपक्ष के गठबंधन अन्य प्रांतों में भी इतनी ईमानदारी से चलते तो संभवतः विपक्षी गठबंधन थोड़ा और हावी भी हो सकता था। ये दोनों पार्टियों के लिए सोचने का विषय है। जी बिल्कुल, मैं लौटूंगी सर आपके पास। रवि दांगे जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। रवि जी, जाहिर सी बात है खुश होने के लिए आपके पास ये बेहतरीन मौका है और बेहतरीन फिगर्स अभी तक के सामने आ रहे हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ऐसा अब लगने लगा है कांग्रेसियों को कि नहीं, चुनाव आयोग सही तरीके से काम कर रहा था, ईवीएम भी बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही है और आगे भी ये सही तरीका दिखाया जा रहा है क्योंकि +44 चल रहा है, 144 चल रहा है सर आपका नंबर। पहले से इंडिया अलायंस जो दिखाई दे रहा है बहुत नंबर्स आगे लेकर गया है, +44 दिखा रहा है आपके पास अभी भी, 220 के साथ +44। जी दांगे जी। पारुल जी, ऐसा है कि पहली बात तो एग्जिट पोल जो गए थे अपन, उस आपने कह ही दिया है ना। लेकिन कल ब्रजेश जी के साथ में इसी चैनल पर बैठा था और हमारे बीच में कमिटमेंट हुआ था कि हम वापस बैठेंगे और मैंने यही कहा था कि एग्जिट पोल कितने सही कितने गलत रिजल्ट आने के बाद पता लगेगा। और इस विषय पर हमारी काफी बात हुई, काफी बात भी छिड़ी। बीजेपी के जो बैठे थे उनसे भी ये कहा था, लेकिन आज उनके साथ बैठना नहीं हो पाया। तो आज उनकी बहुत जोर से याद आ रही है इस प्रकार से कि जो था। लेकिन फिर भी मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि देखिए, जनता वोट देती है, खुश होने का नहीं होने का ये सिर्फ पार्टियों के प्रति सब चीजों के साथ में। लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश में 29 जो सीटों पर बीजेपी को बहुमत मिल रहा है, ठीक है, कांग्रेस को इतनी आशा थी कि 5 से 6 सीटों पर कहीं ना कहीं बढ़त बनाएगी, लेकिन यहाँ पर वोट बैंक अगर आप मध्य प्रदेश में देखेंगे तो कांग्रेस के पक्ष का बड़ा है। क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं सीटों में जो वोटों का अंतर हुआ है वो बीजेपी से पिछले 2019 की तुलना में काफी कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ा है। ऑल इंडिया लेवल पर भी कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ा है। मतलब जनता बीजेपी से कांग्रेस की ओर आई है, जो कांग्रेस से बीजेपी की ओर जनता गई थी।
अब मेरा यही कहना है, थोड़ा सा अपन और रुकेंगे, 1-2 घंटे में सब चीजों के साथ क्लियर हो ही जाएगा। इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है और अभी ठीक है, अभी बात अगर अपन करेंगे तो बीजेपी कहेंगे आगे हम अभी चल रहे हैं, लेकिन अब मैंने वही कहा कि 1-2 घंटे रुकते हैं, इनके गठबंधन। अपने दर्शकों को बड़ी खबर बता दूं, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना सीट जीत ली है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना सीट को जीत लिया है और अब जो लीड है वो भी अगर हम बता पाए कि कितनी मतों से आगे वो थे। देखिए, लगातार जो बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश के, उनको लेकर कहा ही जा रहा था कि इनके सामने जीतना चुनौती नहीं है, इनके सामने बड़ी लीड लेकर जीतना चुनौती है। और ये तमाम जगहों पर इसी तरह से चर्चाएं हुई। अभी हमने अमित शाह जी को भी लेकर चर्चा की थी। चलिए वापस दांगे जी के पास आ रही हूँ। दांगे जी, मेरा सवाल यही था कि अब ना दोष दीजिएगा ईवीएम को या फिर चुनाव आयोग को। पारुल जी, पहले तो आपने कहा बीच में एक बड़ी खबर, तो बड़ी खबर ये नहीं है, बड़ी खबर जो ऑल इंडिया लेवल पे वो आप दर्शकों को दिखाइए कि इंडिया गठबंधन, जिसके लिए एग्जिट पोल सारे चैनल हो कि ये जो कह रहे थे, हाँ वो भी बड़ी खबर है। ठीक है, एक बड़ी खबर हम मान रहे हैं ना, बड़ी खबर है। लेकिन सिंधिया जी जब कांग्रेस में थे निरंतर जीतते गए थे, जब कांग्रेस से हार क्यों पकड़ा वो तो समय के साथ मालूम है सबको। लेकिन अभी जो देश के रुझान आ रहे हैं, जनता ने जो वोट दिया है उसके प्रति ये बहुत बड़ी खबर है। और अभी हम और बड़ी खबर आपको 2-1 घंटे में इस चैनल के माध्यम से अगर फिर बैठने का मौका मिलेगा तो फिर देंगे। और इसके अलावा अगर आपका कोई मेरे से प्रश्न हो तो आप वो पूछिए, मैं बता देता हूँ। चुनाव आयोग का आप जो अगर कह रहे हैं, तो चुनाव आयोग, हम देखिए, अगर 2 पार्टियां या 4 पार्टियां 10 पार्टियां लड़ रही हैं, अगर हमें चुनाव आयोग की कोई कमियां दिख रही हैं, तो उसके प्रति अगर हम चुनाव आयोग को अवगत करा रहे हैं तो गलत नहीं कर रहे हैं, वो हमारी जिम्मेदारी कर रहे हैं। कल जो कहा था, अभी और भी मेहमान है मेरे साथ, मैं उनकी तरफ भी जाऊंगी, लेकिन ये बात जरूर कह दूं कि दिग्विजय साहब ने कल कहा था कि 300 के पास अगर बीजेपी पहुंचती है तो वो ईवीएम की जीत होगी, और अगर हम पहुंचते हैं तो वो जनता का जनादेश होगा। ये जो कॉम्प्लिकेटेड है, उसके बाद जो मीम्स बनना शुरू हुए ना सर, उसको पढ़ना चाहिए था आपको। खैर, मैं लौट रही हूं, अब बीजेपी के पास में जा रही हूं। प्रश्न पूछा है तो उत्तर तो देने दीजिए। मैंने कहा कि ये बात कहना जरूरी है। ठीक है, क्या लीजिए इस पर भी कह लीजिए। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ कि दिग्विजय सिंह जी ने कहा, मैंने आपको फिर कह रहा हूं कि अगर चुनाव आयोग एक तरीके से पूरे देश में चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, उन पर भरोसा है देश की जनता का, पार्टियों का, तो अगर हमें कहीं कमी पेशी लगी तो हमने उनसे अवगत कराने की कोशिश करी। और दिग्विजय सिंह जी ने जो कहा था कि अगर ईवीएम का चुनाव हुआ तो 300 के पार होगा बीजेपी का, यही आपका कहना है। लेकिन अगर ईवीएम का नहीं हुआ, जनता का चुनाव हुआ, तो कांग्रेस पार होगी। अभी की स्थिति के अंतर्गत यहाँ पर हम चुनाव आयोग पर भरोसा कर सकते हैं, ईवीएम पर भरोसा कर सकते हैं। जिस प्रकार के रिजल्ट आ रहे हैं आप लोगों के लिए कि जब आप अगर आगे बढ़ रहे होते हैं, जीत रहे होते हैं जहां पर, तो आप बेंड कर जाते हैं और उसके बाद आप कुछ चुनाव आयोग के लिए नहीं कहते, लेकिन जहां आप हार जाते हैं वहां आपके लिए चुनाव आयोग गड़बड़ करने लगता है। तो ये तो आरोप आपके ऊपर तब भी लगते रहे और अभी भी लगेंगे। लेकिन सवाल ये है कि जो नारा दिया वो पूरा नहीं कर पाए। हमारे साथ बीजेपी से मेहमान जुड़े हुए, उनकी तरफ चले जाते हैं। उसके बाद अंबिका जी आपके पास आ रही हूँ। विजय जी, क्या कहेंगे? 400 पार, लेकिन 300 तक भी गाड़ी नहीं पहुंच रही रुझानों में, तो 289 पर ये भी अटके हुए हैं। रुझान है ये। पारुल जी, मेरा नाम शिवम है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में उस अभ्यर्थी की तरीके से थी जिसने लगातार साल भर मेहनत की, और जब परिणाम सामने आए तब भी परिणाम को लेकर के आश्वासन थी कि हम कहीं ना कहीं 90% ना भी आएंगे तो 70% कहीं नहीं गया हुआ है। वहीं कांग्रेस पार्टी उस अभ्यर्थी की तरीके से थी जिसने साल भर मेहनत नहीं की और आखिरी मौके पर आकर के उनको किसी चमत्कार की उम्मीद थी। कांग्रेस ने जो पूरे देश में जाति की राजनीति का एक प्रयास किया था कि देश को सामाजिक वर्गों में बांटा जाए, उनकी जो अस्मिता है उससे खिलवाड़ किया जाए और किसी तरीके से वोट बैंक के पॉकेट्स में समाज को बांटते हुए पोलराइजेशन के माध्यम से चुनाव में एक प्रकार एक सम्मानजनक स्थिति तक पहुंचा जा सके। कांग्रेस उसमें बहुत हद तक सफलता पाती हुई दिख रही है। मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने विगत 10 वर्षों में अपनी सरकार के द्वारा किए गए विकास के कार्यों को लेकर के चुनाव को लड़ा। हमारे संगठन तंत्र ने पूरी मजबूती के साथ चुनाव के दौरान अपनी सहभागिता सुनिश्चित की। हमने विकास और विरासत का जो अनुपम संगम अपने शासनकाल में प्रस्तुत किया था, वह हमारा सबसे बड़ा एक जनता के सामने प्रस्तुत करने के लिए आधार था। और प्रधानमंत्री जी ने किस स्तर का अथक परिश्रम किया वो आपको समझना चाहिए। 206 से ज्यादा रैलियां की थी, 83 के करीब टीवी इंटरव्यू दिए, 26 से ज्यादा उन्होंने रोड शो को किया और इस प्रकार से हमारा पूरा नेतृत्व जमीन पर था। जबकि कांग्रेस का नेतृत्व कहीं पर दिखाई नहीं पड़ा।
यह जनता उनकी वोट बैंक की जो राजनीति थी, जो अल्पसंख्यक वोटों का पोलराइजेशन करने का प्रयास विपक्ष के द्वारा किया गया था, उन तमाम चीजों की वजह से जहां पर अल्पसंख्यक वोट अच्छी खासी संख्या में थे, वहां पर कांग्रेस आज कुछ कॉम्पिटिशन की स्थिति में है। वहीं मध्य प्रदेश और देश में जिस प्रकार का माहौल था, मध्य प्रदेश में आप देखिए किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करने जा रही है। छत्तीसगढ़ में हम लगभग क्लीन स्वीप की स्थिति में है। यह दिखाता है कि नेतृत्व के ऊपर अभी भी जनता का विश्वास अडिग है और स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट पहली बार, तीसरी बार रिपीट होने जा रही है। मोदी जी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं गैर कांग्रेसी जो 3 बार लगातार सत्ता में पहुंच रहे हैं। नेहरू जी के बाद उस कद तक पहुंच पाना भी अपने आप में एक बड़ी बात है और आने वाले वक्त में भी हमारी सरकार इसी मजबूती और मुस्तैदी के साथ विकास के कार्यों को लेकर के आगे बढ़ेगी। इंडी गठबंधन पर जनता अभी भी विश्वास नहीं कर पाई है। तमाम परिवारवादी समूह, भ्रष्टाचारी लोग एक प्लेटफॉर्म में आ गए, लेकिन जनता का विश्वास नहीं जीत पाए। यह भी इसको परिलक्षित करता है। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम जीवंत कल्पनाओं को साकार किया और जमीन पर आज फिर से हमारी सरकार बन रही है, हम इसको लेकर के उत्साहित है। और तीसरी बार यह जो हमको जनादेश मिला है, इसका स्वाभाविक तौर पर जो वादे हमने जनता के साथ किए हैं, जिस प्रकार से जनता ने हम पर विश्वास किया है, देश के सामने कई संश्लिष्ट विषय हैं जिनका समाधान हमारी सरकार के द्वारा निकाला जाना है, इन तमाम चीजों की दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे बढ़ने का काम करेगी। ठीक है, जो आपने दावा किया वो पूरा ना हो पाया, लेकिन आप आश्वस्त हैं कि आपकी सरकार बन रही है, वो भी बनेगी, लेकिन तब जब आपके नंबर्स पूरे होंगे। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि जोड़ तोड़ करना पड़ा तो किस पर भरोसा कीजिएगा और अंत में कौन साथ छोड़ दे, कहा नहीं जा सकता। शिवम जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने वैचारिक आधार पर गठबंधन किया था, नीतियों के आधार पर गठबंधन किया था। यह कोई अवसरवादी लोगों का एनडीए गठबंधन नहीं है। एनडीए के तमाम वह संगठन हमारे साथ परंपरागत रूप से जुड़े थे, उनका विश्वास हमें है। आने वाले वक्त में हमारे कई और सहयोगी हमारे पास वापस आएंगे, पूरी मजबूती और दृढ़ता के साथ हमारी सरकार चलेगी। और शाम तक में आप देखिएगा 272 का जो मैजिकल फिगर है, वो भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पार करेगी। अभी भी कई सीटों पर 1500 की जो लीड है कांग्रेस या अन्य दलों के पास है, उसको हम बहुत जल्दी कवर करने जा रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर पूरे देश में आप इस बात को लेकर आश्वस्त रहिए कि कई राज्यों में हमने जी अंबिका जी, ये तो सच है कि जब इस पूरे जो परफॉर्मेंस को, जिसकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं कांग्रेस के लिए, उसमें सैक्रिफाइस सबसे ज्यादा कांग्रेस ने किया है। कई जगहों पर जहां आप पूरी सीटों के साथ चुनावी मैदान में होते थे, वहां आप एंटर नहीं किए, और फिर जब दूसरों का साथ लेना था तो आपने कदम पीछे बढ़ाए। लेकिन ये उतनी बड़ी छलांग है कि एक कदम पीछे बढ़ाकर आप छलांग लगा रहे थे। अंबिका जी, अंबिका जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? सर अनम्यूट कीजिएगा, आपका डिवाइस म्यूट है। पारुल जी मैं रख दूं बात? जी हाँ जी, कहिए सर। अंबिका जी नहीं आवाज आ रही सर आपकी। अंबिका जी म्यूट तो नहीं आपका डिवाइस, एक बार देखिए म्यूट बटन तो नहीं प्रेस है आपके पास से। चलिए चेक कर लीजिए, मैं दोबारा वापस आती हूँ। इसी बात का जवाब मैं आपसे ले लेती हूँ, आ रही हूँ आपके पास ही आ रही हूँ सर। रवि दांगी जी हाँ कहिए। हेलो पारुल जी, पहली बात तो शिवम शुक्ला जी ने जितनी बातें कही हैं, हाँ। एक बिल्कुल तरातार के अंतर्गत ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल एकदम स्टडी करके पूरी तरीके से बातें बोलना, सुनना नहीं, आप क्या पूछ रहे हैं उस बात का कोई जवाब नहीं देना। पहली बात तो शिवम जी आपसे ये निवेदन है कि आपने जो आपकी सीट के पीछे लगा रखा है ना, उस पर पर्दा ढक दीजिए, है ना। आपकी बार 400 पार वाली घटना अब आप तो क्लियर हो गई होगी। दूसरी बात, अरे हमारा शिवम जी सुनिए, 2 से शुरू हुआ था, 400 पार का दावा कर रहे थे, 300 पिछली बार ले आए थे, आने वाले वक्त में भी बड़े लक्ष्य के लिए हम आगे बढ़ेंगे। 400 पार आपने आप अपनी अभी अंबिका जी के पास जा रही है। रुकिए दांगी जी, अंबिका जी के पास अभी हम नहीं गए, एक भी वर्जन नहीं हुआ उनका। आपको अगर अपनी पीठ थपथपानी है तो जनमत। ठीक है दांगी जी, रुकिए दांगी जी, अंबिका जी का ऑडियो दीजिए। रुकिए प्लीज, ऐसे चर्चा मत कीजिए। अब तो आज तो दिन है जनता के जनादेश को स्वीकार करने का। अभी तू मैं वाली डिबेट तो आप पूरा 5 साल किए हैं, अब थोड़ा सा जनता के जनादेश को प्यार से स्वीकार कीजिए। अंबिका जी कहिए, ये उतनी बड़ी छलांग है जितना सेक्रीफाइस आप लोगों ने किया है? निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी सफलता इंडिया गठबंधन की है। ये चुनाव इस मायने में भी बहुत महत्वपूर्ण हुए हैं कि देश की जनता ने, देश की समझदार जनता ने अहंकार को नकार दिया है और जो जज्बाती मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने उठाए थे, उन जज्बाती मुद्दों पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। और आप देखिए अयोध्या से हार रहे हैं, फैजाबाद जो सीट है वहां से ये हार रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इतनी पतली हालत हो गई, भगवान राम के नाम पर ये फर्जी राम भक्तों ने
जो जनता को मुगालते में रखने की, भ्रमित करने की कोशिश की थी, नाकाम कोशिश वो नाकाम साबित हुई। तो निश्चित रूप से हमारा देश स्वस्थ लोकतंत्र की ओर चल रहा है और हम आशान्वित हैं कि हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि भारतीय जनता पार्टी का जो फिगर है वो मैजिक फिगर नहीं है, क्योंकि अभी कुछ उलटफेर हो सकता है। दूसरा ये है कि हम भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में जो भी मित्र हैं वो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। वो कुछ कारणवश वहां पर मौजूद पहुंचे हुए हैं। क्या इस बात की क्या गारंटी कि वो पलटी ना मार जाए और इंडिया गठबंधन के साथ हो जाए? ये आप तय मानिए, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और इनके सारे मंसूबों पर पानी फिरने वाला है, इनके मथक टूटने वाले हैं। ये सरकार नहीं बना रहे हैं। 4 बजे तक इसका इंतजार करें। ये परिणाम जो भी हैं वो पलटेंगे और संख्या इंडिया गठबंधन की बढ़ेगी। एमपी में जिस तरह की तस्वीर निकली सर, वो काफी निराशाजनक थी। आप किसको इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हैं एमपी कांग्रेस में? बिल्कुल ये चिंता का विषय है और हम लोग इस पर मंथन करेंगे। और जीतू पटवारी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद लगातार कांग्रेस के कुछ ना कुछ चीजें हुई हैं सर, पलायन करना नेताओं का। देखिए उसमें तमाम कारण हैं। एक तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपने साधनों का, संसाधनों का, सत्ता का, प्रशासन का दुरुपयोग किया है, जिस प्रकार से तो बाकी जिन जगहों को वो हारी हैं अलग अलग जगहों पर, वहां पर कोई नई स्ट्रेटेजी इस्तेमाल की होगी उन्होंने? नहीं वहाँ पे भी तो उनको कहीं हार भी तो मिली है ना उन्हें। नहीं हार मिली है, लेकिन हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है, निश्चित रूप से बढ़ा है। हम आशान्वित हैं और लंबे संघर्ष करने के लिए हम तैयार हैं। 5 साल के लिए हमने कमर कस ली। हम मध्य प्रदेश में अपनी स्थिति मजबूत करेंगे, हम जमीनी कार्यकर्ता तक पहुंचेंगे, उसका मनोबल बढ़ाएंगे। हमारे अंदर क्या कमियां रह गई, संगठन में क्या कमियां रह गई, हमसे कहाँ चूक हुई, इस पर हम निश्चित रूप से तो करना जरूरी है राजनीतिक दलों के लिए। रमेश सर, अभी तक के जो नंबर्स हैं, फिगर्स हैं, उसके हिसाब से अगर रुझान जो है उसके हिसाब से खिचड़ी सरकार बनती हुई दिख रही है। और वहीं अगर हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो कई ऐसी सीटें हैं जहां पर वाकई बीजेपी जिस तरह का परफॉर्म कर रही थी और जो हमने उस वक्त आंकलन किया था, एग्जिट पोल छोड़िए, जो जमीन पर भी दिख रहा था वैसे नतीजे नहीं दिख रहे हैं। और ऐसे में आप क्या मानते हैं कौन से वो मुद्दे रहे होंगे? क्या वाकई मुस्लिमों ने एक साइड जाकर बिल्कुल जो कह रहे थे कि साइलेंट है, अंडर करंट है, ये वही अंडर करंट था? ये क्योंकि एक तबका जो है 1% जो है वो बिखरा हुआ दिखा है। पारुल जी, आप भी मुस्लिम बात करने लग गए। हिंदू मुस्लिमों पे बात करने के अलावा अपन ये बात करें, ये हमारा विश्लेषण होता है, विश्लेषण तो करने देंगे ना रमेश सर को अपनी बात रखने दीजिए। अब इनका या 272 अभी शिवम जी ने कहा कि हमारा दांगी जी, रमेश सर नहीं है ना आपका नाम? दांगी जी, रमेश सर नहीं है ना आपका नाम? तो मैं जो पूछ रही हूँ, जिनसे पूछ रही हूँ उनसे बात कर लेने दीजिए। अगर वो मुझे कुछ बोलेंगे तो मैं सुन लूंगी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ना प्लीज डोंट इंटरप्ट सर। पत्रकार से जो क्वेश्चन होना चाहिए मेरा, मैं उनसे समझना चाह रही हूँ। मैं अगर गलत बात कर रही हूँ वो मुझे करेक्ट कर देंगे। अब राजनेताओं को पत्रकारिता नहीं करनी चाहिए, शांति से बैठिए। आप एक पार्टी की बातें क्यों करते हैं? अरे प्रभु रुकिए, तो देखना तो पड़ेगा ना किस तरफ वोट गया। ये नहीं पूछूंगी मैंने कहा कि वो कांग्रेस को वोट गया है या बीजेपी को वोट गया है। जो बात करी वेट सर, प्लीज वेट। रमेश सर, आपका क्या आकलन है सर, क्या हुआ है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि पूरे देश में जो मुस्लिम वोट है वो एक तरफा गया और मोदी के विरुद्ध गया, इससे ये दिख रहा है। दूसरा जो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस ने जातिगत जनगणना की बात की थी उसमें हिंदू वोट का डिवीजन हुआ है, तो ये इस कारण से इसको नुकसान दिख रहा है। पूरे देश में आप देख लें, बिहार में देख लें, उत्तर प्रदेश में देख लें, बंगाल में देख लें, जहां पर मुस्लिम वोटों की संख्या 25% से ऊपर है वहां पर भाजपा हारी है। एक नंबर बात। दूसरी नंबर बात, हिंदू मुस्लिम की बात आजादी से पहले भी और आजादी के बाद होती रही है। देश का बंटवारा हिंदू मुस्लिम के आधार पर हुआ। मुसलमानों के लिए अलग कानून बना और हिंदू के लिए अलग कानून बना हुआ है। आखिर पर्सनल लॉ क्यों बनाया अगर हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं होती तो कुल मिलाकर के फिर मुसलमानों को आरक्षण देने की बात क्यों होती है अगर हिंदू मुस्लिम की बात नहीं होती तो लेकिन अगर किसी मीडिया अगर करता है तो राजनीतिक दल उस पर टूट पड़ते हैं। खुद करेंगे हिंदू मुस्लिम की बात, लेकिन अगर मीडिया करेगा तो उस पर टूट पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर के मुस्लिम वोटों का पोलराइजेशन हुआ है और मोदी के खिलाफ मुस्लिम वोट गया है। ये आप वो सारी की सारी सीटें उत्तर प्रदेश की, पश्चिम बंगाल की,
और दिल्ली की सारी की सारी फैजाबाद में सर शुरुआती जो रुझान आए, अभी क्या स्टेटस है मैं अपनी टीम को बोलूंगी वो अपडेट करेंगे। फैजाबाद से जो रुझान है वहां से बिल्कुल उम्मीद नहीं की जा रही थी क्योंकि बैक चल रही थी बीजेपी। अभी जो करंट स्टेटस है मैं पता कर लेती हूँ, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मोटे तौर पर अभी मैंने फैजाबाद का देखा नहीं है कि वहां पर किस मतलब उसका मैंने आकलन किया नहीं है। इस पर अपन कल वाल और आगे चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये चुनाव जो है बहुत सेंसिटिव चुनाव था और मोटे तौर पर कहीं ना कहीं ये चुनाव भविष्य में सामाजिक समीकरण को निश्चित रूप से कुछ ना कुछ बदलेगा। और ये जो अभी जो फिगर आ रहे हैं, इस फिगर में कहीं ना कहीं इसमें दो लोगों की इसमें मेहनत की जरूर तारीफ करनी होगी। उम्मीद से बाहर जो सफलता कांग्रेस को मिली है और उम्मीद से बाहर जो सफलता समाजवादी पार्टी को मिली है, निश्चित रूप से ये सफलता है। और एक और मुझे संभावना इसमें दिख रही है, ये जो शायद अभी किसी प्रवक्ता ने कहा था या आपने कहा था कि आगे चल करके अगर एनडीए गठबंधन से एक आध कोई घटक टूट जाए तो इस पर भी हमको कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं भविष्य में जो लड़ाई होगी सत्ता की, क्योंकि बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अगर टेंटेटिव फिगर हम 290 मान लें, इनका एनडीए का 290 मान लें, तो वो जो अदर्स है वो भी इंडिया गठबंधन में अगर जोड़ लें तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। एक आध घटक या दो घटक अगर इससे टूट के चले गए, जिसके कोई इनकार नहीं किया जा सकता, कोई बिहार का हो सकता है, महाराष्ट्र का हो सकता है, उत्तर प्रदेश में एक आध ऐसा हो सकता है जिसको 2 सीटें मिल रही हैं, तो कुल मिलाकर के आश्चर्य नहीं होगा। आगे आने वाला समय राजनीति में बहुत कुछ निर्धारित करने वाला है। जी रमेश सर, ये तो है कि कॉन्फिडेंस को ब्रेक किया है बीजेपी के इंडिया अलायंस ने, लेकिन इंडिया अलायंस में इतने सारे दलों का मिलना, कुछ एक छोटे दलों को छोड़ दीजिए तो लगभग बड़े तमाम राज्यों के दल मिले उसमें, और उसके बावजूद भी अगर बहुमत की तरफ बीजेपी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है अभी तक का जो रुझान है उसके हिसाब से, तो और तीसरी बार सरकार बनाने की बात, एंटी इनकम्बेंसी, तमाम मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी सबको छोड़ते हुए भी वो आगे दिखाई दे रही है। तो फाइट तो दी है लेकिन पछाड़ा नहीं है। देखिए, इसमें जो मुझे लग रहा है, इसमें अगर आप देखें तो इसमें जो इंडिया गठबंधन भी है तो उसमें भीतर गठबंधन में कोई बहुत ईमानदारी नहीं थी। 2-3 लोगों के बीच में ईमानदारी थी। बाकी अगर आप आम आदमी पार्टी का एटीट्यूड देखें, तृणमूल कांग्रेस का एटीट्यूड देखें, या केरल में आप देखें वो सत्तारूढ़ वामपंथी दलों का एटीट्यूड देखें, तो लेकिन ये पूरा गठबंधन मोदी को हराने पर बिल्कुल एक लाइन पर था। क्योंकि मैंने भगवान जी की कृपा से 77 की रिपोर्टिंग की है, 77 में जितने लोग आकर के जुड़े थे, कांग्रेस के खिलाफ जुड़े थे, उनमें गठबंधन में कोई बहुत तालमेल नहीं था, लेकिन उनके केंद्र में था कि इंदिरा जी को चुनाव हराना। तो वो जो कहीं ना कहीं एक लाइन चली, बिल्कुल वही की वही धारा, एंटी मोदी जो पॉलिटिक्स में धारा चली, जो 77 में एंटी इंदिरा धारा चली थी, वो एंटी मोदी जो इसमें धारा चली, उसके कारण ही विपक्षी गठबंधन को इसमें लाभ हुआ और भाजपा को उसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो मोटे तौर पर ये मुझे लग रहा है, क्योंकि भाजपा ने भी फेस जो किया है वो मोदी का ही फेस किया। भाजपा के मुद्दे रहे हैं लेकिन वो मुद्दे कहीं ना कहीं कमजोर रहे। कांग्रेस के गठबंधन के मुद्दे रहे लेकिन वो मुद्दे भी कमजोर रहे। मोदी को हराना उनका उद्देश्य था और मोदी को जिताना इनका उद्देश्य था। ये बिल्कुल 77 जैसा चुनाव हो गया और उसमें कहीं ना कहीं ये ठीक है कि हरा नहीं पाए और वो जीत गए। और उसके अंदर अगर वो जीत गए हैं तो कहीं ना कहीं आज भले ही कोई कह दे, लेकिन उसमें वो राम मंदिर वाला जो इशू रहा है, उस इशू के कारण वो उसको उनको लाभ मिला है। वरना जिस तरीके से विपक्ष की तैयारी थी वो भाजपा को उसमें और नुकसान हो सकता था। जी वापस शिवम जी आप के पास, जो आकलन अभी रमेश सर ने किया है वो और उसके साथ के अंडर द वेट रहेंगे आप इलेक्शन रिजल्ट कंप्लीट आने के बाद, ये माना जा रहा है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज आप समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी अभी भी एक बहुत स्पष्ट मेजोरिटी वाली सरकार बनाने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बाकी स्थितियां हमारे प्रतिकूल रही, हमने जो सोचा था उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए, इस पर विवेचना संगठन करेगा, स्वाभाविक तौर पर चीजें आगे बढ़ेंगी। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, भारतीय जनता पार्टी आज भी लोगों के मन और मस्तिष्क में सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है। हम हो सकता है कि ये जो वोटों का तुष्टीकरण है उसमें उतने सफल न हो पा रहे हो, हम हो सकता है कि जातिगत गणित बिठाने में हमारा ध्यान न रहा हो, लेकिन इसके बावजूद भी अगर अगर जो हम बात करते हैं कि एक समूह की जो चेतना है वह भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी है, प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जुड़ी है। जनता भी इस पर विवेक और विचार करेगी कि आखिर क्या परिस्थितियां रही, किस प्रकार का जनादेश आज सामने फ्रेगमेंटेड वे में आया। भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे मेजर ड्रॉबैक उत्तर प्रदेश से है, तो स्वाभाविक तौर पर वहां पर जाति की राजनीति फैक्टर वेव्स नहीं बन पाया, हिंदुत्व कोई लहर का काम नहीं कर पाई, लगता है आपको? और जो अभी आकलन हो रहा था कि एक वर्ग ने डिस्ट्रीब्यूट किया है वोटिंग को, देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है
कि हमारे वोटर के अंदर शायद अति आत्मविश्वास रहा कि हम वैसे भी 400 पार की ओर अग्रसित हैं, और स्वाभाविक तौर पर उसकी वजह से वह मताधिकार का उतनी बड़ी संख्या में प्रयोग करने नहीं निकले, और आखिरी के फेजेस में हमने थोड़ा प्रयास किया, लेकिन तब तक शायद देर हो चुकी थी। यह तमाम चीजें भविष्य के गर्त में। अभी हमारा जो महत्वपूर्ण ध्यान है कि आने वाले 125 दिनों के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने विकास कार्यों का रोड मैप तैयार किया है, उन तमाम चीजों की हम समीक्षा करेंगे, उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे, और सरकार का जैसे ही गठन होगा जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हमने जनता के सामने रखी थी उनको पूर्ण करने के लिए तो नहीं आ पाएगा, आएगा भूचाल नहीं आ पाएगा। पारुल जी, हम बहुमत के आंकड़े को छू रहे हैं, इसमें कोई संदेह अथवा शंका नहीं है। आप देखिएगा 5 अभी रमेश सर ने भी जिक्र किया कि कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर कोई एक दल आपको छोड़कर भी जाए। कोई हमारा छोड़कर नहीं जा रहा है। जितने भी गठबंधन के सहयोगी हैं सभी वैचारिक आधार पर एकजुट हुए हैं। यहाँ पर ये सत्ता लोलुपता का गठबंधन नहीं था। स्वाभाविक तौर पर तमाम हमारे सहयोगी हमारे साथ बने रहेंगे, बल्कि कुछ पुराने सहयोगी जो आज काल के प्रभाव में हमारे बीच नहीं बचे होंगे वह भी हमारे पास आएंगे, और स्वाभाविक तौर पर एनडीए का जो गठबंधन है वो एक मजबूत और कल्याणकारी सरकार देश को देने जा रहा है। और आने वाले वक्त में एनडीए की सरकार जैसे 10 वर्षों तक लोक सेवा के लिए संकल्पित थी, आगे भी संकल्पित रहेगी। जो सहयोगी दल हैं उन्होंने भी काफी अच्छा साथ दिया है इंडिया अलायंस का। जाहिर सी बात है मेन पार्टी अगर कांग्रेस रही, जैसे कि मैंने कहा कि सेक्रीफाइस तो बहुत किया, लेकिन आप देखिए मैं आपको बताता हूँ, इंडिया अलायंस की भाग टीएमसी है। बंगाल में बिना कांग्रेस को कॉन्फिडेंस में लिए प्रत्याशी घोषित कर दिए, चुनाव लड़ा। आम आदमी पार्टी है पंजाब में, एक दूसरे को ये गालियां देते नहीं थक रहे हैं। अखिलेश यादव जी भी कांग्रेस से परेशान होकर के बिना उनकी कॉन्फिडेंस में लिए अपने प्रत्याशी घोषित करते हैं, और अंतोगत्वा मात्र 17 सीटों पर कांग्रेस को लड़ने के लिए तैयार करते हैं। तो देखिए कांग्रेस अपने गठबंधन के भीतर देखिए, अब आप इनसे पूछ लीजिए ये सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कौन से दल का बनेगा? क्या राहुल गांधी जी बन जाएंगे? या तमाम चीजें कांग्रेस पार्टी जवाब नहीं दे पाएगी। देश की जनता का विश्वास जो है वो प्रधानमंत्री जी के साथ है। प्रधानमंत्री जी इस देश के संकल्पों को लेकर के आगे बढ़ेगा। इस बार सीटें कम हुई हैं तो 2029 में भी अब दोबारा आएंगे, उस बार 400 पार करेंगे। हमारे लिए बात अभी रमेश सर ने भी कही दांगी जी। अरे पारुल जी, मेरा ये कहना है कि शिवम जी और रमेश जी से ही बात करना है तो हमसे भी बात कर लीजिए। 2 मिनट की बात हमें भी रख लेने दीजिए। आपके पास आई हूँ, आप ही का नाम लिया मैंने। तक बैठे हैं आप किस तरीके से? अरे शिवम जी एक सेकंड, बारी बारी से अपनी बात रखिए, बारी बारी से। शिवम जी प्लीज, 2 कांग्रेस प्रवक्ता बैठे हो। एक सेकंड रुक जाइए। 2 कांग्रेस प्रवक्ता बैठे हैं, सही बात है, लेकिन दोनों ही गेस्ट हैं, दोनों को हमें बराबर का समय देना पड़ेगा। कहिए दांगी जी। मन से नहीं बैठे भैया, बुलाए हैं, मेहमान बनाए हैं तो बैठे हैं। दूसरी बात शिवम जी, अब आप सुने प्लीज। जी बराबर, एक बात बराबर। पहला प्रश्न, इनका कल तक जादुई आंकड़ा 400 था, अब 272 हो गया इनकी बातों से। दूसरी बात, रमेश जी इनको शिवम जी आपकी बारी में नहीं बोला कोई। शिवम जी आपकी बारी में नहीं बोला कोई, प्लीज। आप 2 बैठे, 2000 हो जाए क्या? लीव कर दे क्या? एक सेकंड शिवम जी, तो आप अपने आप को कम क्यों समझ रहे हैं? आप शांति से रुकिए ना थोड़ा सा। आप अपने आप को कम आकलन कर रहे हैं क्या? फिर रुक जाइए, आप नहीं रख पा रहे क्या एक होके बात अपनी? रख पा रहे हैं ना, आपको भी पर्याप्त समय मिल रहा है। रुकिए थोड़ा सा, बोलने दीजिए, बारी बारी से प्लीज अपनी बात रखिए, अच्छी चर्चा हो जाए। कहिए दांगी जी। दूसरी बात, आदरणीय रमेश जी मेरे बहुत वरिष्ठ है, हम उनका सम्मान करते हैं। उन्होंने बात कही हिंदू मुस्लिम आजादी से पहले, आजादी के बाद, सारी चीजों के साथ। मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा, हिंदू मुस्लिम में भाईचारे की बात होती थी पहले तक और अभी तक। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी आए, अब हिंदू मुस्लिम में लड़ाने वाली जो बातें होने लगी उसके पर मैं नाराज हुआ था। बस मेरा इतना कहना था। दूसरी बात, मेरी पूरी बात हो जाए। दूसरी बात, अभी पूरे देश के अंदर रिजल्ट आ रहा है। मुस्लिम वाली सीटों पर कितने वोट, 25%, कहीं 15%, कहीं 40%, कहीं 35%। अभी किसके पक्ष में कितना रिजल्ट आया और उस पर डायरेक्ट चर्चा करना मुझे उचित नहीं लगा। अभी मुझे ये समझ नहीं आता है, आप अगर यहाँ पर बैठे हैं और हम जब चर्चा कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा पे आपने बात करी, देश के इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन पर बात करी। अभी इंडिया गठबंधन, आप चिंता ना करें, सरकार बनाएगी। रही बात देश के प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? बड़ी खबर इस वक्त बता दें आपको, खजुराहो बैतूल से नतीजे आ गए हैं। खजुराहो वीडी शर्मा जी की सीट, उन्होंने विन किया है सीट को। जीत का परचम लहराते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, आरबी प्रजापति हार गए हैं। यहाँ पर लगातार ये कहा जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स में, कई जगह आप पढ़िए तो वीडी शर्मा को शुभांकर प्रदेश अध्यक्ष की उपाधि से नवाजा जा रहा है कि जब से उन्होंने पद संभाला है। और ये आपको नतीजा हम दिखा रहे हैं बैतूल का। दुर्गा दास उइके जीत गए यहाँ से, इसे भी आप बड़ी जीत के तौर पर देखिए। रामू टेकाम हार गए हैं, दुर्गा दास उइके ने बैतूल से जीत दर्ज की है। और मंडी, कंगना रनौत की सीट,
और इस सीट पर कंगना रनौत जीत गई हैं। अभी हाल ही में उनका जो बयान आया था, उन्होंने कहा बस्ते दूसरे पैक करेंगे, मैं तो यहीं रहने वाली हूँ। विक्रमादित्य सिंह हार गए हैं, मंडी से कंगना रनौत ने जीत दर्ज कर ली है। तो ये 3 सीटें, इस पर नतीजे साफ आ गए हैं। टेली भी अपडेट हो जाएगी। अब आप बाकी चीजों के लिए हमारे दर्शक टेली पर भी नजर बनाए रख सकते हैं। दांगे जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद में बीजेपी के पास जाओ। नहीं, अभी आपने कहा कि वीडी शर्मा जी को अवार्ड से नवाजा जाएगा, तो अब थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी वालों से ये भी जरूर पूछ लेना कि नरेंद्र मोदी जी को कौन से अवार्ड से नवाजा जाएगा। दूसरी बात, हम बात कर रहे थे आगे की, मैंने कहा ऐसा लिखा जाता है उनके लिए। हाँ, तो वही बात है कि अब नरेंद्र मोदी जी कौन से अवार्ड से पूरे भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग, आरएसएस के लोग उनको नवाजेंगे, वो तो समय बताएगा चीजों के साथ में। दूसरी बात, हम बात कर रहे थे जो पूरे देश के अंदर रिजल्ट आ रहे हैं, उस चीज को आप बहुत भली भांति, हाँ, एक और आपके चैनल से मुझे याद आती, इंदौर लोकसभा को लेकर पहले मैं डिबेट में बैठा था, तब आपके ही यहीं पर बात हुई थी कि नोटा को 25,000 से ज्यादा वोट नहीं मिलेंगे। हमने कहा था कि नोटा को 2 लाख के आसपास वोट मिलेगा। वो देख लीजिए, बात 2 लाख के आसपास वोट मिला है, नोटा को मिलेगा। ये क्या है कि जनता के बीच में इतना तो वर्थ करता ही। अब आपने वोट मांगा है तो कुछ तो सिला नोटा को वही बात, कांग्रेस का कैंडिडेट होता तो फिर भी 2 लाख नहीं मिल पाता। आप मत बोलिए, जब आपकी बारी आए तब बोलिए। जनता नोटा को वोट दे देगी, लेकिन कांग्रेस के ऊपर जनता वोट नहीं दे सकती। जनता भी बिल्कुल अपनी मनोदशा स्पष्टता के साथ अंबिका जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए। अंबिका जी के पास चलते हैं। बताने का कष्ट करिए, मध्य प्रदेश में शून्य सीटें आपकी कैसे आ गई, छत्तीसगढ़ में आपका खाता नहीं खुल रहा, उत्तराखंड में आपका खाता नहीं खुल रहा। की डिबेट से बचिए ना सर। आज तो आप दोनों के लिए अच्छा दिन है। तीसरी बार आप सरकार रिपीट करने की उम्मीद कर रहे हैं और आप अपने परफॉर्मेंस सुधारने पर अपने पीठ थपथपा रहे हैं, तो दोनों को ही खुश होना चाहिए। आज तो रुक जाइए अंबिका जी, मैं इसके बाद आपके पास आऊंगी। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं, उस वक्त की बड़ी खबर देखिए, हर जगह से इस वक्त रुझान आना शुरू हो गए। नतीजों में अब ये रुझान तब्दील हो रहे हैं। विदिशा से बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान जीत गए। 4 लाख की लीड चल रही थी इनके साथ और 5 लाख से अधिक मतों से इन्होंने जीत दर्ज की है। बड़ी लीड शिवराज सिंह चौहान की, और ये न केवल बड़ी लीड है बल्कि बहुत सारे संकेत हैं इस लीड के साथ। अंबिका जी अपनी बात रख लें, उसके बाद रमेश सर, मैं ऐसे समझने की आपसे कोशिश करूंगी कि शिवराज सिंह चौहान और 5 लाख की लीड, मैं आऊं लेकिन अंबिका जी के पास चले जाते हैं। हम सेकंड राउंड के पास गए नहीं। अंबिका जी क्या कहना चाहेंगे? इंडिया अलायंस का परफॉर्मेंस बहुत बेहतर सुधरा है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या आप सरकार बना पाएंगे, और बनाते हैं तो किस दल का प्रधानमंत्री होगा? ये सवाल रमेश सर ने भी रखा था। देखिए, हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बौखलाहट बता रही है, संकेत दे रही है कि उनकी जमीन खिसकने वाली है। हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, कल हम आप लोगों को मिठाई भी खिलाएंगे। और कैसे बनेगी ये भी अगर आप स्पष्ट करवाना चाहते हो तो आप तय मानिए, ये समय बताएगा कि जो भी इनके घटक दल हैं वो टूट कर आएंगे। अगर कुछ सीटें हमारे यहाँ कम रह जाएंगी तो पहले तो कम रह नहीं पाएंगी। हम और आप 5 बजे तक का इंतजार करें। इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। देश अब इनके छलावे में नहीं आने वाला है। इनके जो झूठे वायदे हैं, इन्होंने देश से 2 बार झूठे वायदे किए और वो एक भी वायदे पर खरे नहीं उतरे। किसान इनसे नाराज था, नौजवान इनसे नाराज था, व्यापारी इनसे नाराज था। उस नाराजगी का परिणाम ये हुआ कि आज इनकी जमीन खिसक गई है। 400 पार का नारा इनका हवाई नारा हो गया है। ये मिथक टूट गया है। इनका 300 सीटें तक नहीं आ रही हैं। इनकी 220 या 210 सीटें आएंगी, आप तय मानिए। इससे आगे सीटें आने वाली नहीं है। और जो हमारे राहुल गांधी जी ने कहा कि 295 सीटें आ रही हैं इंडिया गठबंधन की, तो निश्चित रूप से 295 सीटें आएंगी। और बड़ी विनम्रता से इनको जनादेश स्वीकार कर लेना चाहिए। रुझानों में 302 चला गया है सर एनडीए अब तक के रुझानों में। अरे अब 5 बजे तक है, फाइनल टैली नहीं है। 5 बजे तक आप इंतजार करिए, हम आगे बढ़ेंगे और बड़ा विश्वास हमें भारतीय जनता पर है। हम सरकार बनाएंगे, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इनके घटक दल भी टूट कर आएंगे, ये भी तय मानिए। वो बड़ी परेशानी में सीटें उस दल का प्रधानमंत्री, आप क्या बताना चाह रहे हैं? किस दल का पीएम होगा आपके, अगर आप सरकार बनाने के काबिल सीटें आ जाती हैं तो? हम लोगों ने बड़े खुले दिल से एक गठबंधन बनाया है। ये साझा कार्यक्रम हम लोगों का है और सारे लोगों ने खुले दिमाग से इंडिया गठबंधन का निर्माण किया है। और आप तय मानिए, प्रधानमंत्री के पद को लेकर कोई भी झगड़ा होने वाला नहीं है।
सारे जो भी चेहरा आएगा वो सर्वसम्मति का आएगा, सर्वसहमति का आएगा। सर्वसम्मति से सर्वसहमति से। सर रमेश सर, आप अपनी बात रखिए और शिवराज जी की जीत पर भी आप क्या कहना चाहेंगे सर, आपका विश्लेषण। रमेश सर, मिलाकर के विदिशा की सीट भाजपा या शिवराज 5 लाख से ऊपर जीतेंगे, ये लगभग मैंने हर चैनल पर कहा था। उसका कारण है कि वहाँ चुनाव अंतिम क्षणों में एक तरफा हो गया था। शिवराज क्या विदिशा संसदीय क्षेत्र को अगर देखें तो वो 3 जिलों में बटी हुई है और उसमें सबसे बड़ा हिस्सा, नाम उसका विदिशा है लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो रायसेन जिले का है। और भोपाल और रायसेन जिले में सबसे ज्यादा प्रभावशाली जो कांग्रेस के नेता थे वो सुरेश पचौरी थे। तो जैसे ही सुरेश पचौरी जी ने छोड़ा तो रायसेन जिले में प्रताप भानु जी को कार्यकर्ता और पोलिंग एजेंट की अचानक समस्या आके खड़ी हुई थी। और फिर जो कांग्रेस से विधायक रहे शशांक, उन्होंने भी दल बदल कर लिया। तो कुल मिलाकर के वो चुनाव लगभग एक तरफा जैसा हो गया था। प्रताप भानु जी के अलावा कोई अगर दूसरा होता तो यह लीड का अंतर हार जीत का और बढ़ता। प्रताप भानु कुछ जमीन के जुड़े नेता है, छात्र राजनीति से वो आए हैं, युवक कांग्रेस में भी रहे हैं, राजीव गांधी जी के बहुत प्रिय निकटतम लोगों में से रहे हैं, तो वो जमीन से जुड़े नेता हैं। उनके अलावा अगर कोई दूसरा होता तो ये लीड का अंतर और बढ़ता। फिर शिवराज जी की एक और विशेषता रही है, वो चाहे मुख्यमंत्री रहे हो या सांसद रहे हो, वो पूरे निर्वाचन क्षेत्र में अपना संपर्क सतत रखते हैं। विदिशा में उन्होंने एक अपना संपर्क बना रखा है, रायसेन में अलग बना रखा है, सीहोर में उन्होंने अपना अलग बना रखा है। तो वो जो उनका संपर्क वाला अभियान है वो सतत उनका चलता रहता है। शिवराज जी की पत्नी जो है वो प्रति सप्ताह हर सप्ताह विदिशा जाती हैं, हर सप्ताह रायसेन जाती है, हर सप्ताह सीहोर जाती हैं। तो कुल मिलाकर के उनका नेटवर्क अपना है। वो सीट को तो जीतना ही था, वो 5 लाख से ऊपर का अनुमान था, तो वो मिला है उनको। जी बिल्कुल, मैं लौटूंगी सर। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, अरुणाचल पश्चिम से किरण रिजिजू की जीत हुई है। और वहीं आपको बता दें आर्थिक राजधानी इंदौर मध्य प्रदेश की, यहाँ भी शंकर लालवानी बड़ी जीत के साथ इस सीट को फतह करते हुए दिखाई दिए हैं। तो एक और नंबर बढ़ गया है एनडीए के खाते में इस सीट के साथ ही। रुझान तो अपनी जगह आ ही रहे हैं, 302-300 के आसपास रुझान एनडीए के लिए चल रहे हैं। किरण रिजिजू की जीत हुई है। और यहीं आप मध्य प्रदेश देखिए तो मध्य प्रदेश में एक और जीत बीजेपी के खाते में, शंकर लालवानी की भी जीत हुई है। विदिशा के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं, छिंदवाड़ा भी बता चुके हैं। चलिए वापस आ जाती हूँ, क्योंकि सीटों को लेकर और प्रत्याशी को लेकर रमेश सर ने आंकलन की। एक और बड़ी खबर मैं लौटूंगी आपके पास। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एक और बड़ी खबर हमारे दर्शकों को बता दें। देखिए आज है नतीजों का दिन और हर खबर अहम हो जाती है और इसलिए स्पीड में चलना पड़ेगा आज, दर्शकों को जल्दी से जल्दी चीजें पता चले। सूरजपुर से खबर, बीजेपी प्रत्याशी चिंतामणि महाराज का बयान सामने आया। भी मतगणना चल रही है, चिंतामणि महाराज कह रहे हैं कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। बीजेपी अच्छे मतों के अंतर से जीत दर्ज करेगी। सरगुजा के साथ छत्तीसगढ़ में भी जीत दर्ज होगी। तो सरगुजा छत्तीसगढ़ से ये बयान चिंतामणि महाराज का है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवा देते हैं जल्दी से। अभी 14वां 15वां राउंड चल रहा है, पूरा होने के बाद ही ये कह सकते हैं कितने से जीतना है कितने से। अभी मतगणना के बाद ही वो तो तय हो पाएगा कि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पा रहे हैं नहीं पहुंच पा रहे हैं। देखिए कोई भी व्यक्ति काम जब करता है तो लक्ष्य लेके चलता है, और लक्ष्य तक कितना पहुंच पा रहे हैं वो तो शाम तक पता चलेगा। और कोई भी काम करने वाला बिना लक्ष्य लिए चलता नहीं। हमारा लक्ष्य था 400 पार का, अब उसमें उस लक्ष्य में कितना तक पहुंच रहे हैं वो तो शाम तक पता चलेगा। तो उन्होंने कहा घबराइए नहीं, अभी मतगणना चल रही है। वहीं वापस आ जाती हूँ मैं दांगी साहब आपके पास, उसके बाद आपके पास भी आ रही हूँ सर अंबिका जी। दांगी साहब, अभी प्रत्याशी को लेकर भी सर ने कहा, सीधे तौर पर प्रत्याशी चयन में भी आप लोगों से एमपी में गलती हुई है। जी दांगी जी। जी पारुल जी, फिर से एक बार प्रश्न म्यूट पे था। क्या प्रत्याशी चयन में भी कांग्रेस से गलती हुई है? मध्य प्रदेश में दिशा ही बदल गई कांग्रेस की, एक ही थी वो भी चली गई। कोई गलती नहीं हुई। ये हमारे संगठन का इंटरनल मामला है, इसमें हमें किसे लड़ाना है किसे लड़ाना ना, हम ना किसी से पूछेंगे ना किसी को बताएंगे। उस हिसाब से हमें जो उचित लगा हमने उनको लड़ाया। अब देखिए ये आप भी जान रहे हैं कि जब टोटल सीटों पे चुनाव हुआ है तो किसी की हार किसी की जीत है। मध्य प्रदेश के अंदर जो रिजल्ट आया है, जैसा कि हमारे कांग्रेस के एक मेरे साथी बैठे उन्होंने बताया है कि इस बात का हमें भी दुख है कि मध्य प्रदेश की जनता या तो जो पूरे देश जो हम समझाने की जो कोशिश कर रहे थे उसमें हम कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन हमारे पास
फिर हम जनता के पास जाएंगे। और जो आपने जीतू पटवारी जी की बात करी थी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद, ऐसा नहीं है। पूरे प्रदेश के अंदर अगर मैं बता रहा हूँ वोट परसेंटेज बढ़ेगा कांग्रेस के पक्ष में, तो जीतू पटवारी जी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद और कार्यकर्ताओं की मेहनत लगन सबके साथ में, तो यहाँ एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता, सबका कांग्रेस पार्टी के प्रति बहुत मेहनत, बहुत संघर्ष रहा है। और यहाँ अब जो रुझान आया है, तो हमने बहुत बड़े इनके अंतराल जो थे बीजेपी का मध्य प्रदेश में, उसको कम किया है, बहुत ही कम किया है। आप सारे अंतरालों को उठाकर देख लीजिए, निरंतर आप ही 5 से 7 सीटों पर सुबह सुबह बिल्कुल एकदम कड़ी टक्कर बता रहे थे। उन कड़ी टक्करों के अंतर्गत ये रिजल्ट आ रहे हैं। और मध्य प्रदेश तो के अंदर लोकतंत्र की खूबसूरती है ना सर, कि आप कुछ भी कह लीजिए, एग्जिट पोल कुछ भी कह जाए, लेकिन जनता ने जो जनादेश दिया है वो ईवीएम में कैद होता और ईवीएम हैक नहीं होती। ये अब आप कहने लगेंगे, मुझे ऐसा लगता है। पारुल जी आपने जो बात कही, हमने टोटल चुनाव इस बात पे लड़ा है कि लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए, संविधान की सुरक्षा के लिए, ये देश की जनता को बताने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार जो मांग रही थी, टीकमगढ़ से भी जीत हो गई बीजेपी की टीकमगढ़ से भी जीत हो गई। वीरेंद्र खटीक साहब जीत गए, मिनिस्टर हैं और अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। कहा जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी है, मुद्दे हैं वगैरह वगैरह, लेकिन तमाम चीजों को पछाड़ते हुए वीरेंद्र खटीक ने ये सीट अपने नाम कर ली है। एक और कमल खिला दिया है बीजेपी को, ये सीट जीतकर उन्होंने दे दी है। 29 कमल की माला का जिक्र हो रहा था और शायद जो रुझान है वो 29 कमल दे रहे हैं बीजेपी को मध्य प्रदेश में। लेकिन अब आने वाले समय के साथ पता चलेगा कि ये जो रुझान है ये और कितने बदलते हैं। माफी के साथ आपसे इजाजत चाहूंगी, अंबिका जी आपके पास आना चाह रही थी लेकिन समय इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप सभी हमारे साथ जुड़े। रमेश सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना विश्लेषण रखा। तो देखिए लगातार अपडेट्स आ रहे हैं, अब नतीजों में ये रुझान तब्दील होना शुरू हो गए, इसलिए डटे रहिए, बैठे रहिए, टैली को देखते रहिए, क्योंकि एकदम से नंबर बदल रहे हैं। आप जैसे जैसे आप, क्योंकि राउंड्स जो है वो काउंटिंग के खत्म होना शुरू हो रहे हैं और जैसे जैसे राउंड्स कंप्लीट होंगे वैसे वैसे जीत हार सामने आने लगेगी। तो मध्य प्रदेश में भी अब जीत का नंबर 4 हो चुका है। 29 कमल खिलाने के बाद बीजेपी ने कही थी, लेकिन जो रुझान आ रहे हैं वो 400 पार बीजेपी को फिलहाल तो नहीं लेकर जा रहे हैं। अब देखना होगा शाम तक क्या तब्दीलियां आती हैं, क्योंकि बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं धैर्य रखिए, दिल थाम के बैठिए, कुछ और भी हो सकता है। तो कुछ और क्या होगा, कौन सा वो चमत्कार हो सकता है, क्योंकि अभी चमत्कार की उम्मीद कोई भी नहीं कर रहा है। और देखते हैं आगे क्या होता है। बने रहिए अनादि टीवी के साथ, हर पल अपडेट पहुंचा रहे हैं, रुझान बता रहे हैं, नतीजे भी आप तक पहुंचा रहे हैं। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर।